5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 24 पे का ये कहा जाता है कि मेंटेनेंस पेंडेंट राइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, कि आप लोगों को जब मैं सेक्शन 19 पढ़ा रहा था तो सेक्शन 19 में मैं आप लोगों को बताया था कि वो कौन कौन से ऐसे कोर्ट होंगे जो मुकदमे को इंटरटेन कर सकता है, मुकदमे को सुन सकता है, या दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार कहां पे अपना मुकदमा कर सकता है। हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताए थे। लेकिन बेटा कहा जाता है, ये एक बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि जब तक सफल ना हो जाओ शादी ना करो, नहीं तो जिम्मेदारियां जीते जी नर्क का दर्शन करा देती हैं। ये यथार्थ सत्य है। व्यक्ति जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दब जाता है कि उसका कोई फिर विकल्प नहीं रहता है। ओके, तो यहां पर ये है कि हम बताए कि किस किस जो हम ज्यूरिसडिक्शन में जाएंगे, जहां जहां जो जो कोर्ट इंटरटेन करेगा वो ऐसे कौन से मुकदमे होंगे। तो हम ये भी बताए थे, या तो सेक्शन 10 के ग्राउंड पे जो जुडिशियल सेपरेशन है उस जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाएगा, या जो सेक्शन 13 जो डाइवोर्स के ग्राउंड है वो डाइवोर्स के लिए जाएगा। चला गया, सारी चीजें हुई। अब सेक्शन 24 एंड 25 मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, भरण पोषण के बारे में बात कर रहा है। भाई हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो मैं ये भी बताया था कि चाहे पति हो पत्नी हो, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के क्या है? दो पहलू हैं। देखो मैं आपसे बताया था कि 24 एंड 25 क्या बता रहा है? मेंटेनेंस के बारे में बता रहा है। तो 24 ये कहता है, धारा 24 ऑफ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, कि मुकदमा जब तक पेंडिंग है, भाई जैसे मान लीजिए दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार गया और उसने मुकदमा कर दिया। मान लीजिए सपोज करिए ए है और बी है, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। दोनों पक्षकारों, किसकी बात कर रहा? दोनों पक्षकार। देखिए बेटा, ये दोनों के मेंटेनेंस के लिए बात कर रहा है। ये नहीं है कि केवल पति ही ले सकता है या पत्नी ही ले सकती है, नहीं, ये दोनों के लिए बात कर रहा है। तो कह रहा है ये कि दोनों में, इन लोगों ने कोर्ट में मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद जब तक मुकदमा पेंडिंग है, जब तक मुकदमा क्या है? पेंडिंग है, चाहे पति के द्वारा चाहे पत्नी के द्वारा, जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं और उस कार्रवाइयों में जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो भी खर्च लग रहे हैं, वे जो भी पेटिशनर कोई भी हो सकता है, पेटिशनर रिस्पोंडेंट से उन कार्रवाइयों के खर्चे के लिए दावा कर सकता है। कब तक? जब तक मुकदमा क्या है? पेंडिंग है। जब मुकदमा फाइनली डिस्पोज ऑफ होगा वो सेक्शन 25 में आ जाएगा। लेकिन जब तक मुकदमा क्या है? पेंडिंग है। किसमें? न्यायालय में, कोर्ट में। कब तक भाई? हो सकता है कि पत्नी के पास उतने खर्चे ना हो सकता है पति के पास खर्चे ना हो, तो रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, प्रत्यर्थी कोई भी हो सकता है, दूसरा पक्षकार कोई भी हो सकता है। पति ने मांगा तो पत्नी को और पत्नी ने मांगी तो पति को। जब तक कार्यवाही लंबित है और उसमें जो जो एक्सपेंसेस हैं, उस एक्सपेंसेस की, उस खर्च की मांग दूसरे पक्षकार से पहला पक्षकार कर सकता है कि हमें दिलवाया जाए। ओके, अब न्यायालय क्या है? न्यायालय के विवेकाधिकार के ऊपर है, विवेक के ऊपर। वो देखेगा जो उचित है। क्या भाई? जो पहला पक्षकार है जो मांग रहा है उसके इनकम को भी देखेगा और जो दूसरा पक्षकार रिस्पोंडेंट है उसके इनकम को देखेगा
और देखने के पश्चात जो उसको उचित लगेगा वह दूसरे पक्षकार से मांगने वाले पक्षकार को उचित खर्चे क्या है दिलवाएगा। ओके, फिर कह रहा है सेक्शन 24 सब क्लॉज का जो प्रोविजो जोड़ा गया, एक प्रोविजो जोड़ा गया और प्रोविजो ये जोड़ा गया 2001 में हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 2001 में जोड़ा गया। कहा गया परंतु अगर मांग किया जा रहा है, वाद लंबित रहते कार्यवाही के लिए खर्च की मांग की जाती है, जैसे मान लीजिए पति ने कहा कि हमारे पत्नी से जो भी खर्चे हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस दिलवाइए जब तक मुकदमा पेंडिंग है। ओके, या पत्नी कह सकती है कि जब तक मुकदमा पेंडिंग है जो भी एक्सपेंस हो रहा है प्रोसीडिंग में उसके खर्चे दिलवाइए। तो जहां जब खर्च की मांग की जाएगी तो न्यायालय क्या है, दूसरे पक्षकार को आदेश करने से पहले उसे नोटिस भेजेगा। जब इसको नोटिस मिल जाएगी किसी भी पक्षकार को, चाहे पत्नी को चाहे पति को, जब रिस्पोंडेंट को प्रतिवादी को जब नोटिस मिल जाएगी तो उस नोटिस के तामील तक, उस सूचना के तामील से 60 दिन के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा कि कार्यवाहियों के जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको मंथली दिलवाया जाए। ये नहीं कि वो मांग कर दी बस कोर्ट में चल रहा है, एक मुकदमा तो चल ही रहा है, खर्च का अगर जो पिटिशनर है रिस्पोंडेंट से मांग कर रहा है तो उसको भी हम पेंडिंग कर दें। भाई खर्च क्यों मांग रहा है कि मुकदमा पेंडिंग है, हम इसका एक्सपेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमें उचित खर्चे दिलवाया जाए जिससे हम मुकदमा लड़ सके। ओके, तो पता चला कि उसको भी, जिसमें खर्च की एक मुकदमा चल ही रहा है और जो हम खर्च मांग कर रहे हैं उसको भी पेंडिंग कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुकदमा के खर्च के लिए अगर आवेदन दिया गया है, अर्जी दी जा रही है, तो रिस्पोंडेंट को जब भी सूचना मिलेगा उस सूचना के तामील से 60 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको क्या किया जाएगा कि उसको खर्चे दिलवाया जाए। कोई संदेह? समझ में आया? कितना दिन? 60 दिन। ऐसा नहीं है कि उसको भी आप पेंडिंग कर दीजिए। एक पेंडेंसी के लिए बेचारी या बेचारा जो भी है वो मांग ही रहा है, अब इसको भी पेंडिंग कर दीजिए तो पता चला कोई मांगेगा? नहीं मांगेगा। भाई कहा जाता है जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई। भाई कभी देर से हुआ न्याय न्याय नहीं होता भाई, दिखना चाहिए। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो इसमें क्या है, कहा गया कि 60 दिन के अंदर उसको हम इस पे जो भी मांग की गई है उसको हम क्या करेंगे, पूरी करने की कोर्ट क्या करेगा, कोशिश करेगा। ओके, अब आते हैं बेटा सेक्शन 25। सेक्शन 25 में कह रहा है कि परमानेंट एलुमनी एंड मेंटेनेंस। किसकी बात? परमानेंट एलुमनी मतलब अस्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। क्या कर रहा है? भरण पोषण, इसकी मांग की जा रही है। अब ध्यान देना, सेक्शन 24 में जब मुकदमा पेंडिंग था, मुकदमा पेंडिंग था, सेक्शन 25 में अब मुकदमा क्या है, फाइनल, इस केस पे फाइनल होने वाला है या फाइनल हो गया है, उसकी डिक्री आ गई है। उसकी डिक्री क्या है, आ गई है। तो ये कह रहा है इसमें 3 क्लॉज है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, सेक्शन 25 के 3 क्लॉज है। तो सेक्शन 25 नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 ये कहता है कि जो भी कोर्ट है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में है और कोर्ट उस मुकदमे को इंटरटेन कर रहा है, उसको देख रहा है, तो पति पत्नी के द्वारा या तो डिक्री देते समय, भाई मुकदमा चला, सुनवाई हुई, अब उस पर डिक्री की बात आ गई, डिक्री देते समय या डिक्री देने के पश्चात या डिक्री के पूर्व पति पत्नी दोनों पक्षकारों में से, पति पत्नी दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार
पत्नी भी मांग सकती है और पति भी मांग सकता है। भरण पोषण का मांग कर सकता है, अस्थायी निर्वाहिका का मांग कर सकता है। कभी कभी ये लोग बच्चे पूछ देते हैं कि क्या सर परमानेंट एलुमनी और मेंटेनेंस में कोई अंतर है, क्योंकि सेक्शन 25 में लिखा है परमानेंट एलुमनी एंड मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस नहीं लिखा है। अस्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण कुछ लोग पूछ देते हैं, तो इसमें बेटा कोई विशेष अंतर नहीं है, कभी आप लोगों के मन में ये ना रहे। जहां तक मेरी समझ है, मैं आपको बताऊं कि जो निर्वाहिका का मतलब होता है कि जो उसके मामूली निर्वाह के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, आप उसको आश्रय दे दीजिए। रोटी कपड़ा मकान जो उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसका उसका जीवन क्या है, एक गरिमापूर्ण स्थिति में वो जी सके, ये क्या है, एलुमनी है। और जहां तक मेंटेनेंस की हम बात करते हैं, तो मेंटेनेंस में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, है तो सारी चीजें, भाई कहते हैं रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन इसके लिए रोटी कपड़े मकान के साथ साथ आपकी शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, और भी सम्मानजनक स्थिति में जो भी जरूरत है उसको पूरी करने के लिए जो आर्थिक सहायता होता है, इट मींस मेंटेनेंस। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इन दोनों में अंतर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे एक मामूली, आप कहेंगे कि कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, दोनों में मूलभूत आवश्यकताएं जिससे व्यक्ति, दोनों पक्षकार, जिस भी पक्षकार से मांग की गई है और जिस लिए मांग की गई है, किस लिए मांग की गई है कि कम से कम जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। तो दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, पति पत्नी से भी मांग सकती है और पति पत्नी से भी मांग सकता है। ओके, अब जब मांगेगा तो होगा क्या, ऐसा थोड़ी ना वो मांग लिया और मिल गया। कह रहा है कि जब दोनों पक्षकारों में से जब मांगेगा तो जो भी रेस्पोंडेंट होगा उसे कोर्ट आदेश करेगा कि आप दीजिए। तो देने से पहले कोर्ट क्या करेगा, मांगने वाले के आय को भी देखेगा, मांगने वाले के आय को देखेगा, और जिसको आदेश दे रहा है कि आप मेंटेनेंस देंगे उसके आय को भी देखेगा। पता चला बेचारा पति रिक्शा चला रहा है और पत्नी कह दी नहीं हमें 10,000 रुपए महीना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो दोनों के स्थिति और परिस्थिति को भी देखा जाएगा, और मांगने और देने वाले दोनों के आचरण को भी देखा जाएगा। पता चला पति मांग रहा है और उसको मिला और रोज शाम को ठेके पर बैठ के दारू पी रहा है, उसका आचरण ही सही नहीं है। दोनों पक्षकारों में से दोनों के आचरण को देखेगा। इसको देखते हुए अगर कोर्ट को समाधान हो गया, चलो ठीक है, तो एलुमनी या मेंटेनेंस के रूप में उसे मंथली भी दे सकता है। क्या कर सकता है, मंथली भी दे सकता है, या जब जब मांगा जाएगा, पीरियोडिक भी हो सकता है, पीरियोडिकल भी हो सकता है, जब जब मांगा जाएगा तब तक दूसरा पक्षकार उसको देगा। ओके, समझ में आया, दे तो दिया। दूसरी फिर क्या कह रहा है कि उसे देने का आदेश कर देगा, और फिर ये कह रहा है कि रेस्पोंडेंट के जो अचल संपत्ति है, जैसे मान लीजिए दे दिया, उसने कहा कि हम मंथली इतना दे नहीं पा रहे, हमारी इनकम नहीं है। कभी कभी कोर्ट ये आदेश कर देता है कि फला जगह आपकी अचल संपत्ति है, उस पे जो भार आ रहा है, जैसे मान लीजिए किराए का कोई मकान है, किराए पर मकान उठा है, कह दिया इसको तब तक दे दीजिए, जो भी इससे किराया आ जाएगा फला पत्नी को आपको मिलता रहेगा या पति को मिलता रहेगा। यानी कोर्ट उस पे चार्ज करके जो भी भरण पोषण की रकम है उस पे भार याद देगा, जो भी जैसे भी करे भरण पोषण की रकम आपको क्या करेगा, कोर्ट दिलवाएगा, किसी भी पक्षकार को, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। बात समझ में आई। दूसरा क्रियाज बेटा ये कह रहा है कि अगर पति पत्नी ने मांगा और कोर्ट ने सेक्शन 25 सब क्रियाज 1 में आदेश कर दिया, अब आदेश करने के बाद अगर दोनों पक्षकारों में
उसके परिस्थितियों में कोई चेंज हो रहा है, उसके परिस्थितियों में चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए पत्नी ने पति से मांगी थी कि हमें इतना मेंटेनेंस दीजिए, एल्यूमिनियम दीजिए। पता चला कि पत्नी कुछ समय बाद खुद उसके पास इतने आय के स्रोत हो गए, या पत्नी आईएएस हो गई। पत्नी क्या हो गई? आईएएस हो गई। बात आई समझ में? पत्नी आईएएस हो गई, या पति क्या हो गया? कहा जाता है कि जब किसी पति का दिल टूटता है तो या तो दशरथ मांझी बनता है या सीधे कलेक्टर बनता है। तो पता चला कि उनके दोनों की स्थिति में चेंज हो गया। बात आई समझ में? पत्नी आईएएस हो गई या पति का इनकम बढ़ गया, तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आज उसने कहा कि मान लीजिए कि 1000 रुपए आप मंथली देते रहिए, या इतना पैसा जब जब मांगेंगे आप उनको देते रहिए। हो सकता है ज्यों ज्यों आपका इनकम बढ़े, दोनों पक्षकारों का आय बढ़े, तो हो सकता है कि उसको परिवर्तित भी कर सकता है या उसको विखंडित भी कर सकता है। कहेगा चलो ठीक है, अब आपके पास खुद आय के इतने संसाधन हो गए, या आपके पास इतने खुद आय के संसाधन हो गए, तो हम लोग अब तो पीछा छोड़ो, जीने मरने के साथ कसमें खा के आए थे, ठीक है, अब तो महारानी या महाराजा तुम पीछा छोड़ दो, अब दुनिया बसाओ, देखा जाएगा। ओके, तो उसमें क्या कर सकता है? परिवर्तन भी कर सकता है और उसको विखंडित भी कर सकता है। समय समय पे जैसे जैसे उसमें होगा उसमें फेरफार कर सकता है कि ठीक है आपका आय बढ़ रहा है, आप इनके भाई हो सकता है बच्चा छोटा था, आज बच्चा 10 साल का हो गया, 5 साल जैसे मान लीजिए 4 साल तक बच्चा 10 रुपए दिन भर में खा लेता था, आज उसी बच्चे को इतना चाहिए, या बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना था अब और बढ़ गया। जो भी है कस्टडी जिसके पास भी हो, जो मेंटेनेंस दे रहा है उसे समय समय पे उसके जो जो परिस्थितियों में चेंज होगा उससे हम उसको क्या करेंगे? फेरफार अदायत करता रहेगा, फेरफार उसमें कोट करता रहेगा। समझ में आया? अब सेक्शन 25 सब क्लास 3 बहुत मजेदार चीज है, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है। सेक्शन 25 सब क्लास 3 ये कह रहा है कि अगर दोनों पक्षकारों में से जो पक्षकार दे रहा है मेंटेनेंस और जो पक्षकार ले रहा है, तो जो पक्षकार मेंटेनेंस ले रहा है अगर वो शादी कर ले, पुनर्विवाह कर ले, जैसे मान लीजिए पति से ले रहा, पत्नी ले रही थी और उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया, या पति ले रहा था पत्नी से, पति ने पुनर्विवाह कर लिया, तो दूसरा कंडीशन, यदि अगर पेटिशनर या जो मेंटेनेंस ले रही है पत्नी है, क्या है? पत्नी है, पत्नी पति से मेंटेनेंस ले रही है, पत्नी सती न रह जाए, पत्नी क्या है? सती न रह जाए, यानी अपने सतीत्व को खो दे। भाई पति से खर्चा ले रही है कहीं और, तब न्यायालय को समाधान हो जाए, या पत्नी पति को मेंटेनेंस दे रही है, पत्नी का कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर है, किसी सुमुखी के साथ है, उसके साथ जीने मरने की कसम खा रहा है, तो उस स्थिति में अगर कोर्ट को लगता है समाधान हो जाता है तो उसके मेंटेनेंस को विखंडित कर सकता है, उसमें परिवर्तित कर सकता है या खत्म ही कर सकता है। ये कहा जाता है भाई एक स्त्री या एक पुरुष ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई उस समय तक पति पत्नी है, ऐसा थोड़ी ना है। तो अगर ये 3 स्थिति है, अगर कोई पुनर्विवाह कर लेता है या पत्नी की दशा में अपने सतीत्व को पत्नी खो दे, या पति ले रहा है तो पति किसी अन्य के साथ है, कोहैबिटेट कर रहा है, तो इस स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय उस मेंटेनेंस को क्या करेगा?
विखंडित भी कर सकता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, उसे उपांतरित भी कर सकता है। कोई समस्या? सेक्शन 25 और 24 में कोई